जादुई नदी ने दिया रोटी और लहंगा। एक समय की बात है, एक गांव में रोशन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी विमला के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। रोशन बहुत ही गरीब था, इसलिए वो नदी के किनारे अपना एक छोटा सा घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और वो अपना घर चलाने के लिए दूसरे गांव जा जाकर चूड़ियां बेचा करता था और उसे अपने घर से कहीं भी जाने के लिए अपने घर के सामने बह रही नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसलिए रोशन सुबह होते ही अपने घर से चूड़ियां बेचने के लिए निकल जाया करता था। ऐसे ही आज भी जब वो चूड़ियां बेचने के लिए निकल रहा होता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, जरा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। तुम जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं बाहर ही कहीं बैठकर खा लूँगा। अरे जरा रुकिए, मैं जल्दी से आपका टिफिन पैक करके लाती हूँ। अरे विमला, जरा जल्दी करो, मुझे अभी नदी भी पार करके जाना है। इतना कहकर रोशन चूड़ियों की टोकरी में टिफिन रखकर नदी को पार करते हुए दूसरे गांव पहुंच जाता है और वहां पर चूड़ियां बेचना शुरू कर देता है। ले लो ले लो ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ, कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। अरे भाई साहब, जरा इधर तो आओ, जरा मुझे अपनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ तो दिखा दो, मुझे कुछ चूड़ियाँ लेनी है। जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ। अरे भैया, आपके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियाँ हैं, जरा मुझे भी ये लाल वाली 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। और इस तरह से रोशन की सारी चूड़ियाँ गांव भर में बिक जाती है और ऐसे ही रोशन रोज गांव-गांव घूमकर अपनी चूड़ियां बेचा करता था। लेकिन एक दिन जब ऐसे ही रोशन चूड़ियां बेचकर शाम को अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी विमला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और ये देखकर वो विमला से कहता है, अरे विमला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं जी, सुबह से ही मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी और चक्कर आ रहे हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम चिंता मत करो विमला, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना कहकर रोशन अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ डॉक्टर विमला का चेकअप करते हैं और रोशन से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी इस समय शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हैं, इसलिए इन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ेगा, तभी ये पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। देखिए, आप चिंता मत करिए, आप बस काउंटर पर जाकर पैसे जमा कर दीजिए, आपकी पत्नी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस तरह रोशन बेचारा जितने भी पैसे कमाता है वो सारे पैसे वो अपनी पत्नी के इलाज में लगा देता है, जिसके बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। और जब कुछ दिनों में रोशन अपनी बीवी को लेकर घर वापस आता है तो वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा चिंता में होता है और सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो जितने भी पैसे थे वो सब तो विमला के इलाज में लग गए, इसलिए मुझे अब फिर से चूड़ियां बनाकर बेचनी पड़ेगी, तभी हमारे घर का गुजारा हो पाएगा। लेकिन ऐसी हालत में मैं अपनी पत्नी को अकेला घर पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा, वरना हमारे घर में खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर रोशन पूरी रात बैठकर चूड़ियां बनाता है और अगले दिन सुबह होते ही वो गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेचने लग जाता है। ले लो, सुंदर सुंदर लाल पीली कांच की चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। अरे भाई साहब, जरा चूड़ियाँ तो दिखाना। अरे भैया, जरा मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियाँ देना, आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। अभी देता हूँ बहन जी। और इस तरह रोशन सारी चूड़ियां बेचकर अपने घर वापस आ जाता है और घर आते ही वो अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे विमला, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ जी, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए। विमला, अब जब तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है तो हम पास वाले गाँव में लगे मेले में घूमने चलते हैं। मैंने सुना है पास वाले गाँव में बहुत ही बड़ा और सुंदर मेला लगा है, तो चलो आज हम वहाँ पर घूम कर आते हैं। आज मेरे पास कुछ पैसे भी है। ठीक है जी, मैं अभी बस तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर विमला और रोशन तैयार होकर मेला देखने के लिए जाते हैं और मेला देखने जाने के लिए भी उन्हें नदी पार करके ही जाना पड़ता है। और ऐसे ही वो नदी पार करके मेले में पहुँच जाते हैं और मेले में पहुँचने के बाद विमला रोशन से कहती है, सच में जी, ये तो बहुत ही बड़ा और सुंदर मेला लग रहा है,
मैंने तो इतना बड़ा मेला आज तक कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ विमला, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये इस गांव का सबसे बड़ा मेला है। चलो हम लोग आगे घूम कर आते हैं। और इस तरह दोनों एक साथ मिलकर मेले में घूमते हैं। और कुछ देर बाद मेले में घूमने के बाद विमला को बहुत तेज भूख लगती है और वो रोशन से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, चलो ना कुछ चलकर खा लेते हैं। हाँ विमला, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो हम आगे चाट वाले के पास चलते हैं। इतना कहकर रोशन और विमला चाट वाले की दुकान पर चाट खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रोशन जैसे ही अपने जेब से चाट खरीदने के लिए पैसे निकालता है, वैसे ही एक चोर रोशन के सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। और जब रोशन और विमला उस चोर का पीछा करने लगते हैं, उसी समय भागते हुए विमला की साड़ी एक तार में फंसकर फट जाती है और वो चोर भी उनके हाथ से निकल जाता है। और रोशन उदास होकर वापस विमला के पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो विमला की फटी हुई साड़ी देखता है तो वो कहता है, अरे विमला, ये तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई? कुछ नहीं जी, वो बस उस चोर के पीछे भागते समय मेरी साड़ी इस तार में फंसकर फट गई। अब हम क्या करेंगे विमला? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नई साड़ी दिलवा सकूं, क्योंकि मैंने जितने भी पैसे आज कमाए थे वो सारे पैसे तो वो चोर लेकर भाग गया और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ना तो अब मैं तुम्हें नई साड़ी दिलवा सकता हूँ और न ही अब तुम्हें कुछ खिला सकता हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे आप उदास मत होइए जी, हम लोग मिलकर फिर से पैसे कमा लेंगे। और रही बात मेरी साड़ी की, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन इसी में ही गुजारा कर लूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता विमला, चलो हम लोग वापस घर चलते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। और इस तरह रोशन और विमला बिना कुछ खाए पिए मेले से वापस घर आने लगते हैं। लेकिन नदी तक पहुंचते ही विमला की भूख और भी बढ़ जाती है और वो रोशन से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो पहले से भी ज्यादा भूख लग रही है। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम लोग कुछ खरीद कर खा सके। क्या कर सकते हैं विमला, हम गरीबों का नसीब होता ही ऐसा है। नदी के साफ पानी को बहता देखकर विमला रोशन से कहती है, कोई बात नहीं जी, भले ही हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं हो, लेकिन हम इस नदी के साफ पानी को पीकर तो अपना पेट भर सकते हैं ना। आप यहीं रुकिए, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर पानी पी लो, फिर हम लोग घर चलेंगे। इतना कहकर विमला जैसे ही उस नदी का पानी अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही उसके हाथ में नदी का पानी एक रोटी में बदल जाता है। और ये देखकर विमला हैरान हो जाती है और वो रोशन से कहती है, अरे सुनिए जी, ये देखिए, मैंने जैसे ही इस नदी का पानी अपने हाथों में उठाया, वैसे ही ये नदी का पानी एक रोटी में बदल गया। अरे विमला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला पानी रोटी में कैसे बदल सकता है? और इस तरह रोशन और विमला दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि तभी उसी समय उस नदी में से एक जलपरी बाहर निकलती है और कहती है, रोशन और विमला, तुम दोनों घबराओ मत, ये इस जादुई नदी के पानी की रोटी है और तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम लोगों ने मुझे आज इस श्राप से मुक्त कर दिया कि तब तक मैं इस नदी के अंदर कैद रहूंगी जब तक कोई ईमानदार इंसान आकर इस नदी का पानी नहीं पी लेता। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से मैं इस श्राप से पूरी तरह से मुक्त हो गई और वापस अपने जलपरी के रूप में आ गई। और ये सब बस तुम लोगों की वजह से हो पाया है, इसलिए मैंने तुम्हें भूख मिटाने के लिए ये रोटी दी थी। और अब मैं तुम्हें इस नदी का एक जादुई लहंगा देना चाहती हूँ, जो तुम लोगों की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देगा। और तुम इस जादुई लहंगे से जो कुछ भी मांगोगे, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या आप सच कह रही हो? ये इस नदी का जादुई लहंगा और रोटी है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी, आज आपने हम गरीबों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमें ये जादुई पानी की रोटी और लहंगा देकर। इससे हम अपने घर की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देंगे। इतना कहकर रोशन और विमला वापस अपने घर आ जाते हैं और उस जादुई रोटी और लहंगे की मदद से वो लोग अपने घर की गरीबी को पूरी तरह से मिटा देते हैं और अपने लिए एक बड़ा और सुंदर घर बना लेते हैं, जिसके बाद अंदर सारी सुख सुविधा की चीज मौजूद होती है। और उस दिन के बाद से
रोशन को गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और वो लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीने लगते हैं।